राजस्थान के एक रईस खानदान में जन्मी सानवी मेहता एक ऐसी अमीर औरत थी जिसे अपनी दौलत, रुतबे और शानो शौकत पर बेहद घमंड था। उसे यकीन था कि दुनिया की हर चीज उसके इशारों पर नाचती है। उसके लिए आम लोग सिर्फ नौकर, खिदमतगार या पृष्ठभूमि के किरदार थे। घर के नौकर उसके तीखे तेवर और गुस्से से हमेशा डरते रहते। उनमें एक सीधा सादा खामोश नौजवान था, अर्जुन। सानवी उसे अक्सर जलील करके खुशी महसूस करती। कभी छोटी सी गलती पर चिल्लाती तो कभी उसके काम में नुक्स निकालकर उसे नीचा दिखाती। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी जब तक किस्मत ने ऐसा पलटा नहीं मारा कि सब कुछ बदल गया। सानवी अपने पति विवान सिंह, जो एक बड्ढे कारोबारी थे, और दो रईस दोस्तों के साथ गोवा के समुद्री किनारों पर छुट्टियां मनाने निकली। वे अपने निजी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे और समुद्र की सैर के लिए एक लग्जरी यॉट किराए पर ली। यॉट पर सवार होते ही कप्तान कर्ण शर्मा ने मुस्कुराते हुए सबका स्वागत किया। बाकी सबने हंसकर उससे हाथ मिलाया, लेकिन सानवी ने अपने घमंड में नजरें फेर लीं और बिना हाथ मिलाए आगे बढ़ गई। यॉट का अमला एक दूसरे को देखने लगा, जैसे उसकी बेरुखी पर हैरान हो। उसी यॉट पर काम करने वाला अर्जुन भी था। सानवी का रवैया उसे खटक गया, मगर वह खामोश रहा। वह सबके सामान को उनके केबिन तक ले जाता रहा। सानवी को कुछ भी पसंद नहीं आया, न यॉट की सादगी, न कमरा, न खाना। हर चीज में उसे कमी दिखती। उसने तंज कसते हुए पूछा, यहां कोई जिम तो होगा ना? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ एक पुरानी रोइंग मशीन उसके सामने रखी और बोला, लीजिए मैडम, शायद आपका काम चल जाए। यह तंज सुनकर सानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी नौकरी छिनवा सकती हूं। अर्जुन ने नजरें झुका लीं, मगर मन ही मन सोचा, कभी वक्त पलटे तो यही घमंड धूल में मिलेगा। अगले दिन सब लोग छोटी स्पीड बोट्स में समुद्र में स्नॉर्कलिंग के लिए निकले। बाकी लोग पानी में कूदकर मजे करने लगे, लेकिन सानवी एक डेक चेयर पर बैठी मुंह बनाती रही। उसे पानी से डर लगता था। अर्जुन, तुम मेरे साथ रुको, उसने हुक्म भरे लहजे में कहा। अर्जुन मजबूरन यॉट पर रुका। कुछ देर बाद बोला, मैडम, कभी कभी डर का सामना करना ही सबसे बड़ा हौसला है। आप भी पानी में उतरें, शायद अच्छा लगे। सानवी ने तीखे लहजे में जवाब दिया, अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या करना है? अर्जुन चुप हो गया। समुद्र की लहरें यॉट से टकरा रही थीं और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। अगली सुबह जब सानवी समुद्र किनारे योगा कर रही थी, अर्जुन पास ही डेक साफ करने में व्यस्त था। वह पसीने से तरबतर था, लेकिन सानवी के चेहरे पर वही तंज भरी मुस्कान थी। तुम जैसे लोग हमेशा गंदगी में लथपथ रहते हो, उसने तिरस्कार से कहा और जूस पीने लगी, जैसे अर्जुन से बात करना भी उसकी शान के खिलाफ हो। अर्जुन ने सिर झुकाया, मगर उसके दिल में कुछ सुलग रहा था। शायद यही वह पल था जब किस्मत सानवी के घमंड को तोड़ने की साजिश रच रही थी। अर्जुन ने उसकी बेरुखी सुनी और चुपचाप वहां से हट गया। उसके दिल में आग सी जल रही थी, मगर चेहरा अब भी शांत था। दोपहर में सब लोग यॉट के डेक पर लंच के लिए जमा हुए। समुद्र का नीला पानी चमक रहा था, धूप नरम थी और हवा हल्की हल्की चल रही थी। सब खुशी खुशी खाना खा रहे थे, लेकिन सानवी की आदत थी कि हर चीज में कमी निकाले। यह सलाद ठंडा है, उसने तीखे लहजे में कहा। अर्जुन, तुम्हें समझ नहीं आता? इसे ताजा करके लाओ। अर्जुन ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। एक पल को उसके चेहरे पर क्रोध की छाया उभरी, मगर उसने खुद को संभाल लिया। एक क्षण को उसने सोचा, काश वह यह प्लेट उस पर उंडेल दे, जैसे वह रोज उस पर ताने उगलती है। मगर वह जानता था कि यह सिर्फ सोचने की बात है। वह चुपचाप किचन में गया, जहां कप्तान कर्ण शर्मा और बाकी कर्मचारी खाना तैयार कर रहे थे। भाई, यह औरत हर वक्त ताने मारती रहती है, अर्जुन ने कहा। कर्ण शर्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। हमें उनके नखरे मुस्कुराते हुए सहने पड़ते हैं। इनका इलाज वक्त करता है, कोई इंसान नहीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और चुप हो गया। सानवी का रवैया दिन ब दिन और बिगड़ता जा रहा था। वह कप्तान कर्ण शर्मा से भी बदतमीजी से बात करती और कहती, इन नौकरों से मुझे चिढ़ है, इन्हें बोलो मेरे सामने ना आए। यॉट पर एक अजीब सा तनाव छा गया था। सब लोग उससे दूरी बनाकर रहने की कोशिश करते,
मगर अर्जुन की मजबूरी थी कि उसे हर वक्त उसके आसपास रहना पड़ता था। 2 दिन बीत गए। सानवी का घमंड, उसकी चीखें, उसकी तेज आवाज, सब कुछ अर्जुन के सब्र को तोड़ने लगा था। वह अब उसकी नजरों से बचने की कोशिश करता, मगर किस्मत बार बार उन्हें आमने सामने ला खद्दहा करती। एक रात जब चांद समुद्र पर अपनी चांदनी बिखेर रहा था, सानवी वाइन के नशे में डगमगाती हुई डेक पर आई। संयोग से सामने से अर्जुन आ रहा था। वह उससे टकरा गई और खींच भरे लहजे में बोली, देखकर नहीं चल सकते। अर्जुन के अंदर पहले से ही बदले की चिंगारी सुलग रही थी, मगर उसने खुद को काबू में रखा। सानवी ने ठहाका लगाया, एक ऐसी हंसी जो तिरस्कार से भरी थी, जैसे वह उसे और छेदना चाहती हो। अर्जुन ने ठंडे लहजे में कहा, मैं तुम जैसी औरत के साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहता, और वह वहां से चला गया। मगर उसके दिल में गुस्से और दर्द का तूफान उमड़ रहा था। अगली सुबह सानवी ने अपनी जिद दिखाई, मैं आज जेट स्की पर जाऊंगी। अर्जुन ने समझाने की कोशिश की, मैडम, मौसम खराब होने वाला है, अभी जाना जोखिम भरा है। मगर सानवी कब किसी की सुनती थी। मैंने कहा जाना है तो जाना है। अर्जुन ने हार मान ली और एक स्पीड बोट में उसे बिठाकर समुद्र की गहराइयों की ओर निकल पड़ा। कुछ देर सब ठीक रहा, लेकिन अचानक इंजन बंद हो गया। अर्जुन ने बार बार कोशिश की, मगर बोट दोबारा नहीं चली। फ्यूल चेक करने पर पता चला कि पेट्रोल खत्म हो चुका था। क्या मतलब, बोट बंद हो गई? इसे फौरन चालू करो। सानवी चीखी, मैंने पहले ही कहा था मत चलो, मगर तुम्हारी जिद के आगे मैं भी यहां फंस गया हूं। अब बस इंतजार करो, अर्जुन ने जवाब दिया। सानवी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, मुझे यहां से जल्दी निकालो, वरना तुम्हें देख लूंगी। समुद्र बेरहम था, लहरें धीरे धीरे उनकी बोट को घेरने लगीं। दिन ढल गया, फिर रात आ गई, अंधेरा छा गया और उनके पास न खाना बचा था न पानी। अगले दिन सूरज तप रहा था। सानवी के चेहरे से घमंड की चमक फीकी पड्डी अचने लगी। भूख, प्यास और डर उसके तेवर को कुचल रहे थे। तभी उसकी नजर एक बॉक्स में रखी सिग्नल गन पर पड़ी। ये लाओ, हम इसके जरिए मदद मांग सकते हैं, वह चिल्लाई। अर्जुन ने तुरंत कहा, यह फ्लेयर गन है मैडम, इसे सावधानी से इस्तेमाल करना, एक गलती सब खत्म कर सकती है। दोनों समुद्र के बीच फंसे थे, जहां आसमान नीचे झुका हुआ सा लगता था। शायद यही वह पल था जब प्रकृति ने सानवी को उसके घमंड के सामने ला खड्डा किया। वक्त जैसे ठहर गया था। सूरज उनके सिर पर चमक रहा था, प्यास उनके होठों को चीर रही थी और भूख पेट में आग लगा रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर नेट का एक टुकड़ा समेटा और बड़ी मुश्किल से एक छोटी सी मछली पकड़ दी। सानवी की ओर बढ़ाते हुए बोला, यह खा लीजिए, कुछ ताकत मिलेगी। मगर सानवी के चेहरे पर अब भी घमंड की रेखाएं थीं। यह गंदा है, मैं ऐसी चीजें नहीं खाती, और उसने मछली फेंक दी। अर्जुन ने एक पल के लिए नजरें नीची कीं। पता नहीं तुम जैसे लोग भूख और अपमान में भी खुद को ऊंचा समझते हैं या नहीं, वह बुदबुदाया। अचानक सानवी ने समुद्र की ओर इशारा किया, वो देखो, एक शिप। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। सानवी ने फौरन फ्लेयर गन उठाई और आसमान की ओर चलाने की कोशिश की, मगर उसका हाथ कांप रहा था। गोली ठीक से नहीं चली और अगले ही पल वह उनकी इन्फ्लेटेबल बोट पर जा लगी। एक तेज आवाज हुई, बोट की हवा निकलने लगी। ये तुमने क्या कर दिया? अर्जुन चिल्लाया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। बोट डगमगाने लगी और पानी अंदर आने लगा। दोनों ने किसी तरह बोट के बचे हुए हिस्से को पकड़ा और तैरने लगे। रात छा गई। आसमान पर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और समुद्र जैसे पागल हो गया था। बारिश ने सब कुछ धो डाला। घमंड, डर, आवाज। सानवी चीखती रही, मगर लहरों के शोर में उसकी आवाज गुम हो गई। अर्जुन ने दोनों हाथों से बोट का किनारा थाम रखा था। हिम्मत रखो, सुबह हो जाएगी, वह चिल्लाया। पूरी रात वे तूफान से लड़ते रहे, बिल्कुल अकेले। जब सुबह सूरज की हल्की किरणें उनके चेहरों पर पड़ीं, तो उन्हें दूर एक छोटा सा निर्जन द्वीप दिखाई दिया, जैसे किस्मत ने एक नया मौका दिया हो। किसी तरह वे वहां पहुंच गए। जमीन पर कदम रखते ही सानवी रेत पर लेट गई और सांस ली, मगर अगले ही पल वह फिर वही पुरानी सानवी थी, घमंड की मूरत। मेरा वकील तुमसे हिसाब लेगा। तुमने मुझे यहां मरने के लिए छोड़ादेश दिया,
तुम्हें जेल में सड़दना पद्धेगा। अर्जुन ने थके हुए लहजे में कहा, जो चाहे कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहता। और वैसे भी तुम जैसी औरत से दूर रहना ही बेहतर है। दोनों अपनी अपनी दिशा में चल पड़े। वह द्वीप सुनसान था, ना कोई पक्षी, ना इंसान, बस हवा की सनसनाहट और जंगल की सरसराहट। अर्जुन एक पहाड़ी की ओर गया, जहां उसे एक पुरानी झोपड़ी मिली। लगता था कोई सालों पहले वहां रह चुका था। उसने झोपड़ी साफ की, नारियल के पत्तों से छत ढकी और एक छोटे झरने से पानी भर लाया। फिर बांस की लकड़ियों से मछली पकड़ने का भाला बनाया। उधर सानवी जंगल में भटकती रही। चारों ओर घना सन्नाटा था, केवल कीड़ों की आवाजें और पत्तों की खद खद्दाहट। आखिरकार वह थककर एक विशाल पेड़ के पीछे छिप गई और वहां से अर्जुन को देखने लगी। वह देखती रही कि वही नौकर, जिसे वह हमेशा हल्का समझती थी, अब शांति से मछली भून रहा था और अकेले में चैन से खा रहा था। भूख ने आखिरकार उसके घमंड को तोड़ना शुरू किया। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास आई। मुझे थोड़ा सा दे दो, उसने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन ने हाथ रोका, फिर उसकी ओर देखा। नहीं, तुमने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया, आज तुम्हें अपनी भूख से खुद लड़ना होगा। मैं इसे खरीद लूंगी, सानवी ने गुस्से से कहा। 10,000 रुपये दूंगी, या यह लो, मेरी डायमंड की अंगूठी। अर्जुन ने अंगूठी ली, फिर मुस्कुराकर उसे रेत में गाड़ दे दिया। यहां तुम्हारी दौलत नहीं चलेगी मैडम, यहां सिर्फ भूख बोलती है, घमंड नहीं। सानवी का चेहरा लाल हो गया। उसने रेत उठाकर अर्जुन पर फेंकी। बेअदब। अर्जुन का सब्र अब टूट गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा। अब सुनो, आज से तुम मेरी नौकरानी हो। मैं इस द्वीप का मालिक हूं और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। अगर खाना चाहती हो तो मुझे सर कहो, मेरे कपड़े धो, सुखाओ और झरने से पानी भर लाओ, शायद तब तुम्हें कुछ खाने को दूं। सानवी ने गुस्से में दांत पीसे, मगर अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वह झरने के किनारे गई, कपड़े धोए, उन्हें चट्टानों पर फैलाया और शाम होने से पहले अर्जुन के सामने लाकर रख दिए। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, अब जाकर नारियल तोड़ कर लाओ, फिर शायद तुम्हें खाना मिले। पहली बार वह रईस औरत, जो कभी उंगली भी नहीं उठाती थी, एक मामूली नौकरानी की तरह कुल्हाड़ी लिए जंगल में जा रही थी। उसके घमंड की जड्ढें अब धीरे धीरे कमजोर होने लगी थीं। सानवी ने अर्जुन की बात मानी और चुपचाप उसके कहे हर काम करने लगी। पहले वह उसके कपड़े धोती, फिर झरने से पानी लाती, नारियल तोड़ती। सूरज ढलने लगा। थकान ने उसके घमंड पर पहला प्रहार किया। जब वह लौटी तो अर्जुन ने एक भुनी मछली और नारियल का दूध उसके सामने रखा। यह लो, खा लो। सानवी ने झिझकते हुए उसे देखा। वह औरत, जो कभी खाने का एक दाना ठंडा होने पर चीख पड़ती थी, अब आधी कच्ची, धुएं से काली मछली को धीरे धीरे खाने लगी और नारियल का पानी पीने लगी। अर्जुन ने चुपचाप उसे देखा। उसके दिल के किसी कोने में दर्द उभरा, मगर वह जानता था कि यही दर्द वह दवा है जो घमंड का जहर उतारती है। रात आई तो समुद्र किनारे हवा ठंडी हो चुकी थी। अर्जुन अपनी झोपड़ी में गया और सानवी से बोला, यहां तुम्हारे लिए जगह नहीं, बाहर सो जाओ, तारों के नीचे। बाहर बहुत ठंड है, सानवी ने कहा। यह द्वीप किसी रईस औरत के लिए नहीं बना, तुम्हें हालात के साथ जीना सीखना होगा। वह पल शायद सानवी की जिंदगी का सबसे लंबा पल था। रेत पर लेटकर आसमान की ओर देखते हुए उसने पहली बार अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। वह, जो दूसरों को नीचा दिखाने में गर्व महसूस करती थी, आज खुद जमीन से लिपट कर रो रही थी। सुबह हुई। सूरज ने अपनी सुनहरी किरणें बिखेरी। अर्जुन और सानवी समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने गए। अब अर्जुन के चेहरे पर एक सख्ती थी, जैसे वह खुद को ताकतवर महसूस कर रहा हो। वह मछलियां पलटता और बाकी सारा काम सानवी के कंधों पर छोड़ देता। जरा सा घमंड दिखाने पर वह ठंडे लहजे में टोक देता। वक्त के साथ उसका रवैया और सख्त होता गया। एक दिन जब सानवी लकड़ियां और फल इकट्ठा करके लौटी, अर्जुन ने अचानक कहा, आज तुम नाचो। हाँ, वही जो तुम्हें कभी पसंद था। सानवी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या, नाचना? हाँ, नाचो और मुस्कुराओ, जैसे तुम्हें जिंदगी से कोई शिकायत न हो। मजबूरी में वह धीमी आवाज में गुनगुनाते हुए नाचने लगी। उसके कदम हवा में बिखर गए,
जैसे समुद्र भी सुन रहा हो। अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आया। उसे लगा कि वह औरत जो सिर्फ घमंड से भरी थी अब इंसान बनने लगी है। अब सानवी उसके कपड़े धोती, लकड़ियां लाती, पानी भरती, फल तोड़ती और कभी कभी दोनों हंस भी लेते। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकही सी केमिस्ट्री जन्म लेने लगी। एक रिश्ता जो नफरत से शुरू हुआ था, शायद वक्त ने उसे किसी और रंग में ढालना शुरू कर दिया था। एक दिन जब सानवी मछली पका रही थी, अर्जुन उसके करीब आया और बोला, मेरे कंधे पर एक खरोंच है, देखो, इस पर एक छोटा सा स्पर्श करो। सानवी चौंक गई। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? नहीं, बस देखना चाहता हूं कि तुम्हारा घमंड अब भी जिंदा है या मर गया। वह पल खामोशी का था। सानवी के हाथ कांपे, मगर आखिरकार वह झुक गई। हल्की सी लज्जा के साथ उसने अर्जुन के कंधे को छुआ। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि यह जीत नहीं, एक एहसास का जन्म था। वह चाहता था कि सानवी समझे कि ताकत दौलत में नहीं, आजादी में होती है। उस दिन के बाद सानवी ने कभी हुक्म नहीं दिया, बस काम मांगकर करने लगी। अर्जुन भी अब उसके साथ पहले जैसा सख्त नहीं रहा। उस द्वीप पर, जहां हवा में तन्हाई की खुशबू थी, दो दिलों के बीच एक नया एहसास जन्म लेने लगा, जो शायद मोहब्बत नहीं था, मगर इंसानियत जरूर थी। अर्जुन के दिल में अब एक कशमकश थी। उसने सानवी को कई दिन अपमानित होते देखा था, मगर अब जब वह कमजोर, खामोश और शर्मिंदा सी बैठती, तो उसके दिल में गुस्से की जगह तरस ने ले ली थी। वह चाहता था कि सानवी समझे कि इंसान की असल पहचान उसकी दौलत नहीं, उसका दिल है। इसलिए वह कभी सख्त बनता, कभी नरम, ताकि वह अंदर से बदल जाए। एक रात जब समुद्र शांत था और चांद अपनी चांदनी में द्वीप को भिगो रहा था, सानवी अकेली किनारे बैठी रही। लहरों में उसे अपनी पुरानी जिंदगी की आवाजें सुनाई देने लगीं, शोर, हुक्म, घमंड, तन्हाई। अगली सुबह वह अर्जुन के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर वह घमंड टूट चुका था जो कभी उसकी पहचान था। वह अर्जुन के कदमों के पास बैठ गई। मैं गलत थी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने सबके साथ बुरा सलूक किया। मैं तुमसे माफी मांगती हूं अर्जुन। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में बोला, सानवी, इंसान तब बदलता है जब वह खुद को पहचानता है। तुमने वह कदम उठा लिया है, मैं तुम्हें माफ करता हूं। उस पल कुछ बदल गया। वे अब सिर्फ मालिक और नौकरानी नहीं थे, बल्कि दो ऐसे इंसान बन गए थे जिन्हें एक दूसरे की जरूरत थी। अब वे साथ मिलकर काम करने लगे, मछली पकड़ ढांते, पानी भरते, झोपड़ी को बेहतर बनाते, फल इकट्ठा करते। जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगी। धीरे धीरे उनके बीच एक नरम सा एहसास जन्म लेने लगा। जब सानवी हंसती तो अर्जुन मुस्कुराता। जब वह थकती तो वह चुपके से उसके लिए नारियल का पानी भर लाता। वक्त गुजरता गया और एक रात जब हवा में नमी और सुकून दोनों थे, दोनों ने अपने दिलों के दरवाजे एक दूसरे के सामने खोल दिए। शायद यह मोहब्बत नहीं थी, मगर दो टूटे हुए दिलों का सुकून ढूंढने का लम्हा जरूर था। अब वह झोपड़ी सानवी के लिए घर बन गई थी। अर्जुन कहता, देखो, यही जिंदगी है, न शान न शौकत, बस एक सादा सा दिल और उसका सुकून। एक दिन अर्जुन ने पूछा, तुम इतनी सख्त क्यों थी? हर किसी से नफरत क्यों करती थी? सानवी ने गहरी सांस ली, क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी किसी ने मुझे समझा ही नहीं। विवान, मेरा पति, सिर्फ दौलत के पीछे था। मैं अकेली थी, मगर यह अकेलापन किसी ने नहीं देखा। मैं गुस्से में रहने लगी, लोगों को धुतकारने लगी, शायद खुद से नफरत करने लगी। मगर तुमने मुझे यह एहसास दिलाया कि इंसान होना क्या होता है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। तुमने देर की, मगर खुद को पहचान लिया, यही काफी है। वक्त जैसे ठहर गया था। द्वीप पर अब वे दोनों साथ रहने लगे। एक दूसरे के बिना खामोशी भी अधूरी लगती। दिन में वे मछली पकड़ धाते, शाम को आग के पास बैठकर बातें करते। कभी हंसते, कभी अतीत की बातों पर चुप हो जाते। एक शाम जब सूरज समुद्र में डूब रहा था, सानवी जंगल से फल चुनने गई। अचानक उसने दूर समुद्र में एक क्रूज शिप देखा, रोशनी से भरा, संगीत से लबरेज। एक पल के लिए उसका दिल तेजी से ढकढका। हम बच सकते हैं, वह बुदबुदाई, मगर अगले ही पल उसने फ्लेयर गन की ओर देखा और हाथ रोक लिया। कुछ पल वह चुप खड़ी रही, फिर खुद से बोली, अगर मैं गई तो उसे खो दूंगी और शायद ये सब बेईमानी हो जाएगा।
रात को वह चुपचाप झोपड़ी में लौट आई। अर्जुन को कुछ नहीं बताया। उसके दिल में अब वह चाहत नहीं थी कि वह अपनी पुरानी दुनिया में लौटे, वह दुनिया जहां सिर्फ खोखली मुस्कुराहटें और दिखावा था। रात गहरी थी, हवा में ठंडक थी। झोपड़ी में उन्हें एक पुरानी रम की बोतल मिली। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, यह शायद किसी पुराने समुद्री डाकू की निशानी है। दोनों ने बोतल खोली और हल्के हल्के घूंट लेने लगे। हवा में ठहाके गूंजने लगे। समुद्र खामोशी से सुन रहा था। उस रात वे देर तक गाते और नाचते रहे, जैसे जिंदगी की थकान को लहरों में बहा देना चाहते हों। अब वे एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि शब्द गैर जरूरी हो गए थे। उनके बीच सिर्फ सुकून था, वह सुकून जो शायद दोनों ने पहली बार महसूस किया था। अर्जुन अब भी उम्मीद रखता था कि एक दिन कोई आकर उन्हें बचा लेगा, मगर सानवी चाहती थी कि वक्त यहीं ठहर जाए, उसी द्वीप पर, उसी झोपड़ी में जहां वह पहली बार खुद बन पाई थी। समुद्र किनारे शाम ढल रही थी। हवा में नमी थी और क्षितिज पर सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। सानवी और अर्जुन किनारे बैठे थे, खामोश, मगर उनकी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थीं। सानवी ने धीरे से कहा, अगर हम यहां से गए तो हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। अर्जुन, मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं और चाहती हूं कि ये लम्हे कभी खत्म ना हो। उसकी आवाज में पहली बार वह सच्चा एहसास था जो घमंड की परतों से निकलकर सामने आया था। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो समुद्र की तरह अनंत लगती थी। उसने सानवी का हाथ थामा और बोला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी तरह की औरत मेरे दिल में जगह बना लेगी, लेकिन यहां, इस द्वीप पर, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार दौलत या रुतबे से नहीं, दो दिलों के मिलन से होता है। दोनों चुप हो गए। लहरों की आवाज उनके बीच की खामोशी को भर रही थी। रात होने लगी, तारे चमकने लगे और उन्होंने आग जलाई। आग की लपटें उनके चेहरों पर नाच रही थीं, जैसे उनकी जिंदगी की नई शुरुआत को रोशन कर रही हों। सानवी ने अर्जुन के कंधे पर सिर रखा और पहली बार उसे सुकून की नींद आई। अगले दिन सुबह सूरज की किरणें झोपड़ी में झांकने लगीं। अर्जुन उठा और समुद्र किनारे गया, जहां उसने एक पुराना संदेश की बोतल पाई। बोतल में एक कागज था, लेकिन वह खाली था, जैसे किस्मत कह रही हो कि अब उनकी कहानी खुद लिखनी है। वह मुस्कुराया और बोतल सानवी को दिखाने लगा। सानवी ने बोतल ली, उसमें अपना एक संदेश डाला, यहां खुशी है, बाहर नहीं, और उसे समुद्र में बहा दिया। दिन भर वे जंगल में घूमे, नए फल खोजे, एक छोटा सा तालाब बनाया जहां बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। सानवी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। उसके हाथों में छाले थे, लेकिन चेहरे पर संतोष। शाम को वे आग के पास बैठे, मछली भून रहे थे। अर्जुन ने कहा, याद है जब तुम मुझे जलील करती थी? अब लगता है वह सब एक सपना था। सानवी ने हंसकर जवाब दिया, और तुम्हारा थप्पड़ डच, वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। दोनों हंस पढ़े, उनकी हंसी जंगल में गूंजी। रात में बारिश हुई, झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। वे दोनों भीगते हुए बाहर निकले, बारिश में नाचे जैसे बच्चे हों। बारिश रुकने पर वे भीगे कपड़े सुखाने लगे और एक दूसरे की आंखों में खो गए। अर्जुन ने सानवी को अपनी बाहों में लिया और पहला चुंबन हुआ, नरम, गहरा, जो सालों की नफरत को प्यार में बदल रहा था। अब द्वीप उनकी दुनिया था, जहां कोई नियम नहीं, सिर्फ एक दूसरे का साथ। वे सुबह उठते, समुद्र में तैरते, जंगल में सैर करते, शाम को कहानियां सुनाते। सानवी ने अर्जुन को अपनी बचपन की बातें बताईं, कैसे वह अकेली बद्दी हुई, दौलत के बोझ तले। अर्जुन ने अपनी जिंदगी की सादगी से की, कैसे वह हमेशा खुश रहता था छोटी छोटी चीजों में। वक्त बीतता गया, महीने गुजरने लगे। द्वीप पर फल ज्यादा हो गए। उन्होंने एक छोटा सा बगीचा बनाया जहां केले और पपीते उगने लगे। सानवी की त्वचा अब धूप से सांवली हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें चमकती थीं। एक दिन तूफान आया, झोपड़ी हिलने लगी। वे दोनों ने मिलकर उसे मजबूत किया, लकड़ियां बांधी, पत्ते बदले। तूफान रुकने पर इंद्रधनुष दिखा और वे उसके नीचे खद्दे होकर वादा किया कि हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक सुबह
दूर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। सानवी का दिल धड़का, लेकिन उसने अर्जुन की ओर देखा। क्या करें? उसने पूछा। अर्जुन ने कहा, निर्णय तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, बाहर की दुनिया हमें बदल सकती है। हेलीकॉप्टर पास आया, उन पर स्पॉटलाइट डाली। रेस्क्यू टीम उतरी, उन्हें बचाने आई थी। सानवी ने अर्जुन का हाथ थामा और बोली, मैं यहां खुश हूं। लेकिन टीम ने कहा कि यॉट का मालिक चिंतित है, खोज जारी थी। वे मजबूरन जाने को तैयार हुए, लेकिन दिल में एक डर था कि बाहर सब बदल जाएगा। हेलीकॉप्टर में बैठते हुए सानवी ने द्वीप को अलविदा कहा। आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। गोवा पहुंचकर विवान ने सानवी को गले लगाया, लेकिन उसकी आंखें अर्जुन को ढूंढ रही थीं। अर्जुन को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन सानवी ने रोक लिया। वह मेरा बचाव करने वाला है, उसने कहा। अब वे अलग दुनिया में थे, लेकिन रात में सानवी अर्जुन से मिलने लगी, छिपकर। उनकी मोहब्बत अब और गहरी हो गई थी, लेकिन समाज की दीवारें ऊंची थीं। सानवी ने विवान से तलाक मांगा। विवान हैरान हुआ, लेकिन दौलत के लिए मान गया। सानवी ने अपनी संपत्ति का हिस्सा अर्जुन को दिया और वे एक छोटे से घर में रहने लगे, दूर शहर से। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। एक दिन पुराने दोस्तों ने सानवी को पार्टी में बुलाया। वहां उसका घमंड वापस आने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की एक नजर ने उसे रोक लिया। वे अब साथ यात्रा करते, समुद्र किनारे घूमते और द्वीप की यादों को जीते। सानवी ने एक किताब लिखी, अपनी कहानी की, बिना नाम के, और वह बेस्ट सेलर बनी। अर्जुन मुस्कुराता, कहता, देखा, घमंड से प्यार तक का सफर। लेकिन एक दिन समुद्र ने फिर बुलाया। वे एक नई नाव ली और उस द्वीप पर लौट गए, अब हमेशा के लिए। वहां उन्होंने नई झोपड़ी बनाई, गेंगदा, मजबूत। बच्चे की बातें करने लगे, लेकिन प्रकृति ने अपना खेल खेला। सानवी गर्भवती हुई और द्वीप पर उनका परिवार शुरू हुआ। वर्ष बीतते गए, उनका बेटा बड्ढा हुआ, समुद्र और जंगल का राजा बना। सानवी और अर्जुन बूढ़े हो गए, लेकिन प्यार जवान रहा। एक शाम सूरज डूबते हुए सानवी ने कहा, यह जिंदगी मैंने कभी सपने में नहीं देखी थी। अर्जुन ने जवाब दिया, किस्मत ने हमें बदल दिया। उनकी कहानी द्वीप पर गूंजती रही, लहरों में, हवा में, हमेशा के लिए। लेकिन बाहर की दुनिया कभी कभी दस्तक देती। एक जहाज आता, वे मुस्कुराकर लौटा देते। उनका सुकून अब पूरा था, घमंड की राख से निकला फीनिक्स जैसा। और जिंदगी चलती रही, अनंत समुद्र की तरह।